एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी से रिलेटेड साइटोस्केलेटन के विषय में। तो आइए सबसे पहले वीडियो सेगमेंट्स हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। Cytoskeleton can be defined as a structural frame that is and support of cells. In simple term, we can say that the cyto equal to cell and skeleton equal to structural support, that is the frame. साइटोस्केलेटन नाम से स्पष्ट है कि साइटो इक्वल टू क्या होता है, सेल, एंड स्केलेटन इक्वल टू होता है कंकाल ना। अर्थात जिस प्रकार से हम लोगों के बॉडी का हम लोगों का बॉडी के कंकाल होता है, उसी प्रकार से जो सेल होते हैं, सेल का भी एक कंकाल होता है, एक फ्रेम होता है, एक ढांचा होता है जिस पर सेल क्या होता है, बिल्कुल फिट होता है, जिस पर सेल का स्ट्रक्चर जो बनता है वो एक ढांचे पर बनता है और सेल के ढांचे को हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। जिस प्रकार से वर्टिब्रेट के शरीर के ढांचे को हम स्केलेटन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से सेल के स्ट्रक्चर के ढांचे को हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल फ्रेम। इसको हम एक स्ट्रक्चरल फ्रेम कहते हैं, एक सांचा कहते हैं, या सपोर्ट ऑफ सेल या सेल का सपोर्ट कहते हैं। अर्थात इसी के सपोर्ट से सेल क्या होता है, बिल्कुल बंधा होता है, उसी से वो खड़ा होता है। इन सिंपल टर्म अगर हम कहें तो साइटो का इक्वल टू होता है, साइटो का मतलब होता है सेल एंड स्केलेटन का मतलब होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, दैट इज द फ्रेम। अर्थात फ्रेम जो एक ढांचा बनाता है सेल के लिए, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिस पर एक स्ट्रक्चरल फ्रेम बनता है और उसी पर सेल का एक आकार बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। जस्ट लाइक स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट, जिस प्रकार से वर्टिब्रेट का कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, उसी प्रकार से सेल के कंकाल को साइटोस्केलेटन कहा जाता है। सो साइटोस्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन इज साइटोस्केलेटन फॉर यूकैरियोटिक सेल। और ये क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है, जो फ्रेम बनता है, स्ट्रक्चरल फ्रेम बनता है, उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। दीज साइटोस्केलेटन आर फिलामेंटस इन नेचर। ये साइटोस्केलेटन किस नेचर का होता है, फिलामेंटस, तंतुमय आकार का होता है, अर्थात ये फिलामेंटस होता है। एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक प्रोटीन अर्थात बहुत सारे प्रोटीन सब यूनिट, छोटे छोटे यूनिट आपस में क्या होते हैं, जुड़कर क्या बनाते हैं, ये एक साइटोस्केलेटन का फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है और ये आपस में जिसके साथ जुड़े होते हैं वो बहुत वीक नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कैसा होता है, बहुत कमज़ोर नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है। उसी के द्वारा ये छोटे छोटे सब यूनिट आपस में जुड़े होते हैं। जैसा कि आप देखिए इस फिगर में, ये छोटे छोटे सब यूनिट क्या हैं, जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये क्या है, छोटे छोटे प्रोटीन के सब यूनिट हैं और ये देखिए आपस में अरेंज हो गए हैं, इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। तो छोटे छोटे सब यूनिट्स प्रोटीन के आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक सांचा बनाते हैं। आइए बात करते हैं, दे आर कैरेक्टराइज एज, इनको कितने भागों में बांटा गया है। अगर हम इनके टाइप्स को देखें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, कौन कौन होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और दूसरा होता है माइक्रोफिलामेंट्स, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये कैसा होता है, हालो होता है, खोखला होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है, अनब्रांच्ड होता है एंड स्टिफ होता है। एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ फ्रेम्ड फॉर नीट। ये नीट के लिए क्वेश्चन बनता है कि अगर हम पूछें माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका बना होता है, तो ये एक प्रोटीन का बना होता है। वो जो प्रोटीन होता है उसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन से बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए, ये देखिए, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसा होता है, ये बिल्कुल देखिए सिलेंड्रिकल होता है, लंबा होता है, और ये हालो होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला होता है, अनब्रांच्ड होता है और स्टिफ होता है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये फिगर किसका है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये देखिए, ये सब क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हालो होते हैं, खोखला होते हैं, लॉन्ग, अनब्रांच्ड और स्टिफ होते हैं। और ये किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। दूसरा, अगर माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो ये कैसा होता है, ये सॉलिड होता है, थिन, पतला होता है, ब्रांच्ड एंड स्टिफ होता है। ये देखिए, ये वाला फिगर जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ब्रांच शाखाओं में डिवाइडेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसा होता है,
माइक्रोट्यूब्यूल्स सॉलिड होता है, ये बिल्कुल ठोस होता है, थिन होता है, पतला होता है। ब्रांच्ड, ये शाखाओं में डिवाइड होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कई शाखाएं हैं। एंड स्टिफ, दे आर कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन दैट इज नोन एज द एक्टिन, अर्थात ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। और जो ट्यूब्यूल्स होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो एक्टिन प्रोटीन का बना होता है ना। बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट्स आपस में मिलकर ही बनाते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये कैसा होता है, ये रफ होता है, खुरदुरा होता है, अनब्रांच्ड होता है और रॉड लाइक होता है। कैसा होता है, रॉड लाइक। ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, अर्थात इनमें लोचपन होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ द वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स, ये बहुत सारे अर्थात वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये देखिए ये कौन से हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो लंबे लंबे सिलेंड्रिकल रॉड टाइप पड़े हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। ये रफ होता है, खुरदुरा होता है ना। और कैसा होता है, ये अनब्रांच्ड होता है, रफ होता है, फिलामेंटस होता है, रॉड लाइक होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फ्लेक्सिबल होता है ना। और ये बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। ये फिगर आप देख लीजिए, फिगर को आप ड्रॉ करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक, फिगर के माध्यम से आप समझ पाएंगे। ये देखिए क्या होता है, अर्थात ये आप पूरा सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वहाँ आप देखिए ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके जस्ट नीचे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्यों, क्योंकि इनका जो फैलाव होता है, जो स्ट्रेच करके जहाँ तक ये पाए जाते हैं, अगर इनका हम पूरा देखें कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, तो ये पूरा होल लेंथ में देखने को मिलते हैं। अर्थात इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, है ना। अर्थात ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करने में इनका बहुत ज़्यादा यूजफुल इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये बहुत ही, अगर देखेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क बनाने का काम जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक, ये देखिए इस पर छोटे छोटे राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको फिगर को ड्रॉ करेंगे, बहुत ही, अगर फिगर के माध्यम से आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप, साइटोस्केलेटन आर पॉलीमर ऑफ द प्रोटीन सब यूनिट। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो साइटोस्केलेटन होते हैं बच्चों, ये प्रोटीन सब यूनिट के पॉलीमर होते हैं। अर्थात बहुत सारे प्रोटीन सब यूनिट्स आपस में जुड़ जुड़कर अरेंज होकर क्या बनाते हैं, ये एक ट्यूबुलिन प्रोटीन एक माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, या माइक्रोफिलामेंट्स बनाते हैं, है ना, या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाने का काम करते हैं। दैट इलांगेट्स, दैट इज द इंक्रीज इन लेंथ बाई पॉलीमराइजेशन। अर्थात इनकी जैसे जैसे ये पॉलीमराइजेशन करते चले जाएंगे, आपस में जुड़ते चले जाएंगे, इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बड़ी हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थात छोटे छोटे सब यूनिट्स आपस में मिलकर जब ये बड़ा लेंथ में बड़े हो जाते हैं, इनकी लेंथ लंबाई बड़ी हो जाती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। बहुत सारे पॉलीमर्स मिलकर क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन क्या होता है, प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं, और ये सब यूनिट्स आपस में क्या होते हैं, मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, और इसी को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। देयरफॉर द इंक्रीज इन द लेंथ अकर्स फ्रॉम वन एंड। अब जो ये लेंथ होता है बच्चों, ये एक एंड से इंक्रीज करता है। अर्थात एक एंड पर क्या होता है, ये जुड़ते चले जाते हैं और वो बढ़ते चले जाएंगे। तो जहाँ से जुड़ते हैं उसको देखिए क्या कहते हैं, दिस एंड इज टर्म्ड एज प्लस एंड। जहाँ से जुड़ते हैं, जहाँ से इनकी लंबाई बढ़ती है उसको हम प्लस एंड कहते हैं। जैसा कि आप देखिए ये प्लस एंड है, तो ये सब क्या होंगे, इधर से ही जुड़ते हैं, अर्थात प्लस एंड की तरफ से जुड़ते चले जाएंगे और इनकी लंबाई बढ़ जाएगी। एंड द अपोजिट एंड इज नोन एज माइनस एंड। और जो इनका अपोजिट एंड होता है ये माइनस एंड। तो प्लस एंड माइनस एंड। तो जो पॉलीमर जुड़ते हैं, जो प्रोटीन के सब यूनिट छोटे छोटे जुड़ते हैं बच्चों, ये किधर से, प्लस एंड की तरफ से जुड़ते हैं और ये बड़े होते चले जाते हैं। इसी को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप समझिए, इस फिगर में बहुत अच्छे से दिया गया है। आप देखिए, इसको थोड़ा सा जूम करके हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये ट्यूबुलिन डाइमर्स है, अर्थात ये दो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, ट्यूबुलिन डाइमर्स हैं। अब ये आपस में और ज़्यादा जुड़ गए हैं, देखिए एक से ज़्यादा जुड़ गए, ये ओलिगोमर्स हो गए ना। फिर इसका क्या हो जाता है, ये प्रोटोफिलामेंट्स बन गए। देखिए इस प्रकार से एक अगर बन रहा है तो प्रोटोफिलामेंट्स, अर्थात ये इलांगेटेड हो गया, लंबा हो गया ना। और ये आपस में इस प्रकार से, जिस प्रकार से स्वेटर बुना जाता है, देखिए आपस में जुड़ते चले गए हैं, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे तो इसको हम कहते हैं सीट ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स। और इस प्रकार से देखिए अब अरेंज हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे क्लोजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स, अर्थात ये क्लोज हो रहे हैं। अब ये क्लोज हो जाएंगे इस प्रकार से गोल आकार अर्थात सिलेंड्रिकल आकार बन जाए। देखिए एलांगेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए, सब आपस में अरेंज हो गए हैं। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब देखिए ये एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, 3 स्टार्ट हेलिक्स। आप देखेंगे कि 3 जो हैं, ये देखिए प्रोटीन के जो सब यूनिट हैं छोटे छोटे, 3 इधर माइनस एंड की तरफ निकल रहते हैं और 3 प्लस एंड की तरफ से। इस प्रकार से आपस में क्या होते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेते हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट का एक प्रोसेस है, एक मैनर है, देखिए इस प्रकार से ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो छोटे छोटे प्रोटीन के सब यूनिट्स आपस में मिलकर पॉलीमराइजेशन करते हैं और पॉलीमर बनकर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स बनाने का काम करते हैं।
है ना। तो यही कह रहा है कि जो ये आपस में जुड़ते हैं वो किस एंड से जुड़ते हैं, प्लस एंड से जुड़ते हैं ना, और दूसरा छोर जो होता है वो माइनस एंड होता है। द फिलामेंट्स शॉर्टेन बाय द शेडिंग ऑफ देयर सब यूनिट्स फ्रॉम द नेगेटिव दैट इज द माइनस एंड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डिपोलराइजेशन। जब कभी ये डिपोलराइज होते हैं बच्चों तो ये प्लस एंड से नहीं निकलते हैं, अगर इनको डिडक्ट होना आता है उसमें से ये डिजनरेट होते हैं तो यहाँ से कहाँ से निकलते हैं, माइनस एंड की तरफ से निकलना शुरू कर देते हैं। और जब ये माइनस एंड की तरफ से शेडिंग करेंगे तो उसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ये देखिए, आप देखिए अगर ये जुड़ रहे हैं तो देखिए जब जुड़ते हैं तो ये प्लस एंड की तरफ से जुड़ रहे हैं, और प्लस एंड की तरफ से जुड़ रहे हैं तो देखिए ये जुड़ना दिखाया गया है, तो इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और यहाँ से देखिए ये निकल रहे हैं और जिधर से ये टूटते हैं, है ना, उसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन हर समय माइनस एंड से होता है और पोलराइजेशन हर समय कहाँ से होता है, प्लस एंड की तरफ से होता है। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर वो जुड़ता है तो उसको पोलराइजेशन, अगर वहाँ से डिडक्ट होता है, निकलता है, अर्थात डिजनरेट्स होने लगते हैं जब वहाँ के प्रोटीन यूनिट, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। द साइटोस्केलेटन आर इन द स्टेट ऑफ द कांस्टेंट फ्लक्स ऑफ पोलराइजेशन, एडिशन ऑफ द यूनिट्स इन प्लस एंड। अर्थात जो साइटोस्केलेटन प्लस यूनिट की तरफ से जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स ऑफ पोलराइजेशन। क्या कहते हैं हम उसको हम कहते हैं कांस्टेंट फ्लक्स ऑफ पोलराइजेशन, दैट इज द एडिशन ऑफ सब यूनिट्स। अर्थात सब यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं और किधर से जुड़ते हैं, प्लस एंड की तरफ से। एंड डीपोलराइजेशन दैट इज द शेडिंग ऑफ सब यूनिट्स, और जिधर से सब यूनिट्स शेडिंग करते हैं, निकलते हैं, पृथक होते हैं, डिडक्ट होते हैं, डिजनरेट होने लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। और ये कहाँ से होता है, निगेटिव एंड की तरफ से, अर्थात माइनस एंड की तरफ से रिडक्शन होता है, अर्थात वो डिडक्ट होने लगते हैं, और प्लस की एंड की तरफ से वो एडिंग करते हैं, और जब एडिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, और जब वहाँ से निकलते हैं, डिडक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, डिजनरेट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, है ना। दिस फिनोमिनन इज ऑफन टर्म एज द स्टेट ऑफ डायनेमिक्स। और इस पूरी प्रक्रिया को जुड़ना या बाहर निकलना, टूटना, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ डायनेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ डायनेमिक्स कहते हैं। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि ये कैसे बनते हैं, इनके बनने के प्रोसेस को देखा। अब हम कार्य समझते हैं कि साइटोस्केलेटन का क्या कार्य है सेल के अंदर। पहला है टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन मेंटेनेंस शेप ऑफ द सेल्स एंड द रेजिलेंस टू टेंशन एंड स्ट्रेस। अर्थात ये क्या करता है, सेल को जो होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। अर्थात जो हमारे सेल का स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, वो इसी साइटोस्केलेटन के फ्रेमवर्क पर बनता है, इसी के ढांचे पर बनता है। एंड आल्सो मेंटेन द शेप ऑफ द शेप, और ये सेल का शेप जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ टेंशन और स्ट्रेस को क्या करता है, ये कम करने का काम करता है, उसको घटाने का काम करता है। अगला दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, intracellular transport of the vesicles and movements of the mRNA, that is the refers to the vesicular transport from endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus to plasma membrane। जैसा कि मैंने बताया कि साइटोस्केलेटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अर्थात चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन किसके मदद से होता है, साइटोस्केलेटन के मदद से होता है, जो क्या करता है, जैसे हम mRNA के मूवमेंट को कहें तो mRNA का जो मूवमेंट होता है बच्चों, अगर हम देखें तो न्यूक्लियस से जब बाहर mRNA साइटोप्लाज्म में आता है तो उसको जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है वो साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के लिए हम बात करें तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी तक, और गोल्गी बॉडी से किसी भी चीज़ को अगर बाहर निकालना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है, साइटोस्केलेटन। अर्थात सेल के अंदर के जो चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके मदद से होता है, साइटोस्केलेटन। अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी तक और गोल्गी बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द साइटोस्केलेटन, ठीक। and the transportation of the organelles, that is to positions various organelles within the cell। और सेल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनल्स होते हैं, अगर कोई भी मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कंसिस्टेंसी होते हैं, उसको एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल तक पहुंचाने का जो काम करते हैं वो साइटोस्केलेटन करते हैं। तो सेल के अंदर जो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो एंजाइम का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो साइटोस्केलेटन की मदद से होता है, जो एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। विद इन द सेल, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके पास जो आवश्यक सामग्री होती है उनको ले जाने का काम कौन करते हैं? साइटोस्केलेटन करते हैं। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन किन की मदद से होता है? साइटोस्केलेटन की मदद से होता है। आइए तीसरा इंपॉर्टेंट जो रोल है देखते हैं। द साइटोस्केलेटन आल्सो फंक्शंस एज apparatus फॉर द सेल मोटिलिटी, अर्थात ये एक apparatus के रूप में काम करते हैं। किसके लिए? सेल के मोटिलिटी के लिए। सेल की जो मोटिलिटी होती है ये किसकी वजह से होता है? साइटोस्केलेटन बाई क्रॉलिंग मोमेंट। ये क्रॉलिंग मोमेंट होते हैं, अर्थात क्रॉलिंग मोमेंट जो सेल के अंदर apparatus का क्रॉलिंग मोमेंट होता है, उस क्रॉलिंग मोमेंट को कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन होता है? साइटोस्केलेटन। और ये जो मोमेंट होता है वो कैसा होता है? फिलोपोडिया या लैमेलिपोडिया ना ऑन द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का जो लैमेलिपोडिया के द्वारा या फिलोपोडिया के द्वारा मूवमेंट होता है, ये किसकी वजह से? साइटोस्केलेटन की मदद से होता है ना। आर स्विमिंग इन एक्वस मीडियम, या फिर एक्वस मीडियम में जो तैरने की प्रक्रिया होता है, स्विमिंग करने की प्रक्रिया होती है, ये किसकी वजह से होता है? तो ये स्विमिंग इन एक्वस मीडियम थ्रू द सिलिया एंड फ्लैजिला, सिलिया फ्लैजिला के द्वारा जो एक्वस मीडियम में स्विमिंग होती है, जो फ्लैजिलर मूवमेंट कहलाता है, ये किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की सहायता से ही होता है। अर्थात जो सिलिया अपना मूवमेंट करता है, फ्लैजिला अपना मूवमेंट करता है इन द एक्वस मीडियम में, इट इज़ ओनली द डन विद द हेल्प ऑफ द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की मदद से ये सब प्रक्रियाएँ होती हैं। इसका अगला इंपॉर्टेंट रोल क्या है? मोटिलिटी, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, न्यूरॉन्स, WBC एंड फाइगोसाइट्स आर सम मेंटर्स। अर्थात कहने का मतलब कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो किसके द्वारा होता है? अर्थात जो मोटिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो साइटोस्केलेटन के द्वारा। स्पर्म का मूवमेंट हो गया, न्यूरॉन्स का मूवमेंट हो गया, WBC का मूवमेंट हो गया, या फिर जो फाइगोसाइट्स होते हैं इनका जो मूवमेंट होता है ये किसकी वजह से होता है? विद द हेल्प ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या करता है? उनको मूवमेंट कराने का काम करता है। अगर साइटोस्केलेटन ना हो तो इनकी मूवमेंट की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो मूवमेंट कराने में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट फॉर्म्स द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल डिवीजन मशीनरी। सेल डिवीजन मशीनरी में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाना इनका बहुत बड़ा रोल होता है। साइटोस्केलेटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अलाइनमेंट एंड सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स एंड सब्सिक्वेंट साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म द डॉटर सेल्स। साइटोस्केलेटन का सबसे रिस्पॉन्सिबल रोल, ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी ये कब होता है? जब जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, सॉरी क्रोमेटिड्स जो होते हैं, क्रोमेटिड्स के सेपरेशन करने के लिए उनको अलाइनमेंट में लाने का जो काम करता है वो कौन करता है? साइटोस्केलेटन। अर्थात ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय अगर आप देखेंगे तो जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स को सेपरेट कराने में और साथ ही साथ उसको अलाइनमेंट में लाने का जो काम करते हैं वो कौन कराते हैं? साइटोस्केलेटन। ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, इंपॉर्टेंट रोल थे किसके? साइटोस्केलेटन के। तो आज के इस वीडियो सेगमेंट से हमने साइटोस्केलेटन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है, इनके इंट्रोडक्शन को देखा है, साथ ही साथ इनके फंक्शन को देखा है। कल के वीडियो सेगमेंट्स में जो हम लोगों ने टाइप्स की बात की है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसा कि मैंने बात किया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं, या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनके विषय में हम एक एक करके बहुत डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक, तो कल के वीडियो सेगमेंट्स हम लोग बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के विषय में। ठीक, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।